हाय स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज द रिंग। ओके, सो टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज द रिंग। ठीक है, सो सबसे पहले अपन एक चार्ज द रिंग ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चार्ज द रिंग ले रहा हूँ। इस तरह से मान लेते हैं एक रिंग है। ऐसे मैं एक रिंग बना रहा हूँ, ये रिंग हो गई, ये वाला पोर्शन अपनी तरफ है और ये उस तरफ है। ये इस रिंग का सेंटर है। अब ये जो रिंग है ये यूनिफॉर्मली चार्ज मान सकते हैं इसको। इस तरह से ये रिंग जो है वो चार्ज है। इसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्बडा है। लैम्बडा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, क्योंकि रिंग के अंदर एक लाइन चार्ज ही मान सकते हैं अपन, क्योंकि रिंग में लाइन चार्ज होता है। तो यहाँ पे इसकी यूनिट लेंथ के अंदर, रिंग के यूनिट लेंथ के अंदर लैम्बडा चार्ज है, ये अपन मानते हैं। तो यहाँ पे यूनिट लेंथ में लैम्बडा चार्ज है। साथ ही ये मान लेते हैं कि ये जो रिंग है इसकी रेडियस जो है वो आर है। आर रेडियस है, तो इसकी जो सरकमफ्रेंस बनेगी रिंग की, वो रिंग की सरकमफ्रेंस आएगी 2 पाई आर। तो यूनिट लेंथ पे लैम्बडा चार्ज है, तो पूरी रिंग पे जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई आर इंटू लैम्बडा। तो ये पूरी रिंग पे चार्ज है। ठीक है, क्योंकि अपन जानते हैं कि यूनिट लेंथ में लैम्बडा चार्ज है और इसकी लेंथ जो है वो 2 पाई आर है, तो पूरी रिंग पे इतना चार्ज हो जाएगा। अब इसका ये जो सेंटर ओ मान लेते हैं, इसको सेंटर ओ से इसकी एक्सिस के अलोंग यहाँ पे इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पे मान लीजिए अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लीजिए इस तरह से रिंग है और इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, ये अपन एक्स डिस्टेंस मान लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस रिंग की रेडियस आर है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अपन यहाँ पे एक छोटा सा लाइन सेगमेंट ले लेते हैं जिसकी लेंथ है dl। इस dl लेंथ के अंदर चार्ज कितना हो जाएगा? तो इसके अंदर चार्ज हो जाएगा लैम्बडा dl, क्योंकि यूनिट लेंथ के अंदर लैम्बडा चार्ज है। तो इसकी मैंने लेंथ ली है dl, तो इसके अंदर चार्ज हो जाएगा लैम्बडा dl। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी मैं एक यूनिट स्मॉल dl से लेंथ का एक कोई ले लेता हूँ सेगमेंट। तो यहाँ पे इसके अंदर भी चार्ज कितना हो जाएगा? इतना। तो यहाँ पे dq चार्ज है और dq की वैल्यू जो है लैम्बडा dl है। यहाँ पे भी इसी तरह से मान सकते हैं, चार्ज जो है इस पोर्शन के अंदर जो चार्ज रहेगा वो रहेगा लैम्बडा dl। अब यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये वाली जो डिस्टेंस है ये r डिस्टेंस है। तो कैपिटल R x और स्मॉल r में ये रिलेशन हो जाएगा कि स्मॉल r जो है वो इक्वल हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसी तरह से ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे भी ऐसा ही मान सकते हैं कि ये वाली डिस्टेंस मान लीजिए r है, ये इसकी रेडियस है, ये x है, तो ये डिस्टेंस रहेगी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट। तो इस प्रकार से दोनों जो dq चार्जेस है इससे मैंने डिस्टेंस निकाल दी। इसी तरह के बहुत सारे इस पूरी रिंग पे सब जगह dq चार्जेस है और उन सब के कारण यहाँ पे जो डिस्टेंस रहेगी वो इतनी ही रहेगी। ठीक है, सबकी डिस्टेंस इतनी रहेगी। अब ये वाला जो चार्ज है इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में बनेगा और ये वाला जो चार्ज है उसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगा। तो चार्ज है इतना, डिस्टेंस है ये, तो उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा उसकी वैल्यू आ जाएगी के क्यू की जगह ये आ जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाया के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो उसकी वजह से इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसकी वजह से इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपन मान सकते इतना हो जाएगा। एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पे जितने भी dl जो भी है उन सब में dq चार्ज है और सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जैसे ये उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में,
उसी प्रकार से ऊपर वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो यहाँ पे जो चार्ज रहेगा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पे कोई चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगा। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस प्रकार से ऐसे फैला हुआ रहेगा, किसी का इस डायरेक्शन में, किसी का इस डायरेक्शन में, इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से कॉन बनाते हुए सब फैले हुए रहेंगे। तो उन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन को क्या करना है, ऐड करना है। ये इस प्रकार से कॉन बनते हुए रहेंगे, ठीक है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, कोई इधर, इस प्रकार से रहेंगे। यहाँ पे ये जो दोनों पॉइंट मैंने लिए, ये दोनों इसके डायगोनल पे लिए, यानी इसमें अपन कह सकते हैं इसके डायमीटर पे लिए। तो डायमीटर पे लिए तो ये दोनों जो है बिल्कुल एक ही प्लेन पे, इसलिए इसको जब भी रिजॉल्व करेंगे अपन, इनको मैं रिजॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे, इस प्रकार से रिजॉल्व कर लेता हूँ इसको। और इसको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे एंगल मान लेते हैं थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा है, और ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो इस साइड में आ जाएगा डी ई कॉस थीटा, ये डी ई है तो ये डी ई कॉस थीटा हो गया, और इधर आ जाएगा डी ई साइन थीटा। इसी तरह से ये डी ई है तो इसका जो इस साइड में कंपोनेंट आएगा वो आएगा डी ई साइन थीटा, और इस साइड में कंपोनेंट आ जाएगा डी ई कॉस थीटा। पूरे जितने भी डी क्यू चार्जेस है सबके कारण डी साइन थीटा जो है उसके लिए कोई न कोई ऑपोजिट डी साइन थीटा मिल ही जाएगा। तो ये डी साइन थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है। जबकि डी कॉस थीटा पूरी रिंग के लिए सबके डी कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन में, तो सबके डी कॉस थीटा जुड़ जाएंगे। इस कारण से पूरी रिंग की वजह से इस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आ जाएगा सभी डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, यानी सभी डी ई कॉस थीटा को अपन ऐड करेंगे उसके इक्वल आ जाएगा। अब डी ई की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है, तो अपन इसमें ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा के लैम्बडा डी एल बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा की जगह हो जाएगा, ये अपन ने थीटा लिया, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपो, तो इसकी जगह आ जाएगा एक्स बाय आर, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो के कांस्टेंट है, के को ले लेते बार, लैम्बडा भी कांस्टेंट है, लैम्बडा को भी ले लेते बार, एक्स भी सबके लिए सेम है, ये भी कांस्टेंट है, इसको भी ले लेते बार, और आर भी कांस्टेंट है तो आर और आर हो जाएगा आर क्यूब, ये भी बाहर आ गया, बच गया डी एल। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा डी एल जो है डी एल सब डी एल को ऐड करेंगे, इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो आर की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा के, और एक्स तो एज इट इज़ है, और यहाँ पे 2 पाई आर, उसके साथ में अपन रख लेते हैं लैम्बडा, और नीचे आर क्यूब है, आर की वैल्यू जो है इसके इक्वल है, यानी इसका क्यूब है। आर की वैल्यू इसके इक्वल है, इसका अपन क्यूब करेंगे, इस तरह से हो गया 2 पाई आर लैम्बडा जो है, 2 पाई आर लैम्बडा जो है वो टोटल चार्ज रिंग पे जो भी चार्ज है उसके इक्वल है, तो इसकी जगह अपन क्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए इक्वल्स टू, ऊपर आ जाएगा के एक्स क्यू, और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। तो अपन देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से मिलता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, आर फिक्स है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, जितना चार्ज ज़्यादा रहेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा रहेगा। साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो अपन साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसल आउट हो रहे थे, सभी कॉस थीटा का कंपोनेंट है, इसलिए यहाँ पे रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में रहेगा, और उसकी जो वैल्यू है वो इतनी हो जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा और देख लेते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं।
तो यहाँ पे अपन को टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है, ठीक है, इस जगह पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके इक्वल आ गया और उसकी डायरेक्शन है ये, इस जगह पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपन ले लेते हैं के एक्स क्यू अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो इस तरह से ये आ गया। अगर इसमें मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगी, यानी ये वाला पॉइंट कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो अपन रिंग के सेंटर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो उसके लिए x की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, और अगर x की वैल्यू इसमें 0 रखूँगा तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, तो ये पूरे ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इसमें ऐड हो जाएगा, ऊपर 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग विल बी 0। तो कोई भी रिंग है उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अगर इनके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, क्योंकि इसमें x जो है ऊपर भी और नीचे भी है। तो ये वाला x क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएगा, और ये वाला x इलेक्ट्रिक फील्ड को घटाएगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस जगह पे मैक्सिमम है वो निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और मैक्सिमा मिनिमा वाली जो डिफ्रेंशिएशन थ्योरम है उसको अपन यूज़ में लेते हैं। तो इसका मैक्सिमाइजेशन करने के लिए इस जो भी दे रखा है ई, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो मैं ई को डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स के साथ ई कहाँ पे मैक्सिमम है वो मेरे को देखना है। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएट करता है तो डिनोमिनेटर का करना होता है स्क्वायर, तो इसका मैं स्क्वायर कर लेता हूँ। तो जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका क्यूब आ जाएगा, फिर आएगा डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का स्क्वायर, तो ये डिनोमिनेटर हो गया, और न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन करना है तो इसका जो ऊपर न्यूमरेटर है इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा के क्यू माइनस न्यूमरेटर, ये हो गया, और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3/2 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर का वापस डिफ्रेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए। ओवरऑल कितना मिला, ये DE/dx इक्वल्स टू हो गया आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पावर 3/2 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और साथ में आ रहा है के क्यू। साथ ही यहाँ पे 2 से ये 2 कट गया तो यहाँ पे रहेगा 3 x और x हो गए एक्स स्क्वायर, और ये के क्यू भी आ रहा है यहाँ पे, और साथ में बच रहा है ये, ठीक है। इसमें से कोई कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं अपन, तो ये इस तरह से हो जाएगा आर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर और के क्यू, ये आ जाता है कॉमन, ये इसमें भी और इसमें भी है, तो यहाँ पे रहेगा सिर्फ आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे रहेगा 3x स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से रह जाएगा। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, 0 के इक्वल करना है, क्योंकि अपन को ई का मैक्सिमाइजेशन करना है। मैक्सिमाइजेशन के लिए अपन डिफ्रेंशिएशन को 0 करते हैं, तो अगर इसको 0 करेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये पूरे 0 के इक्वल रहेगा, ये इसका 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नॉन जीरो है ये भी नॉन जीरो है, तो इसको 0 के इक्वल लेना है। इस तरह से हो गया। इससे अपन x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, इस साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी r/√2। ठीक है, तो x की ये जो वैल्यू है इससे ये पता चलता है कि जब x की वैल्यू इतनी होगी तब e की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो e मैक्सिमम कब मिलेगा, जब x की वैल्यू ये हो जाएगी। तो अगर इसमें अपन कर्व प्लॉट करें तो कर्व कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे x बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे e किस तरह से चेंज हो रहा है वो देखते हैं अपन जानते हैं कि सेंटर पे e की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है।
तो सेंटर पे ई की वैल्यू 0 होती है। फिर जैसे जैसे एक्स बढ़ता है तो इसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन अपन देखते हैं कि यहाँ पे ये वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जब r/2 हो जाती है, r/√2 हो जाती है, मान लीजिए यहाँ पे हो रही है, तो इस ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस तरह से ऐसा एक कर्व मिलेगा इस प्रकार से। जब ये वैल्यू होगी तो यहाँ पे ये मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद में फिर वापस जो है ई की वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी। तो ऐसा एक कर्व मिलेगा जो एक्स के साथ इसमें रिलेशन बता रहा है कि एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ई की वैल्यू किस प्रकार से वेरी हो रही है। तो सेंटर पे ई की वैल्यू 0, जैसे जैसे एक्स बढ़ाओगे ई की वैल्यू बढ़ती रहेगी, ई की वैल्यू एक्स इक्वल टू r/√2 पे मैक्सिमम हो जाएगी और उसके बाद में फिर वापस डिक्रीज हो जाएगी। अब इस पॉइंट पे वैल्यू होती कितनी है, तो वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, एक्स की ये जो वैल्यू है वो इस फॉर्मूले में रख लेते हैं ताकि अपन को ई की वैल्यू मिल जाए। तो ई की अपन मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में एक्स में ये पुट करता हूँ तो अपन को क्या मिलेगा, ई मैक्सिमम मिलेगा। तो एक्स की जगह यहाँ पे रख लेते हैं अपन, एक्स की जगह रख लेते हैं r/√2, इधर भी x की जगह r/√2 रख लेते हैं। तो इस तरह से आ जाएगा KR³/√2 और यहाँ पे हो जाएगा r² और ये r²/4 हो जाएगा, यानी ओवरऑल हो जाएगा 5r²/2, नहीं ये हो जाएगा r²/2 2 एंड ये हो जाएगा 3r²/2 और आ गया 3/2। इस तरह से आ जाएगा। इसको इसकी जो पावर है 1.5 है तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1.5 है तो यहाँ पे ये जो 2 है इसको लिखेंगे 2√2 और इसको भी लिखेंगे 3r² और 3r², इस तरह से लिख लिया। तो ओवरऑल आ जाएगा ये √2 से √2 कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 2 KQR और यहाँ पे आ जाएगा ये r और r हो जाएगा r³, या इसका एक r जो है वो इससे अपन काट लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3√3 और ये रहेगा r², ये r जो है वो कट गया। ठीक है, तो इस तरह से ये मिल जाएगा, √2 से √2 कट गया, 2 है, 3√3 है और ये r² है। अब k की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं। तो k की वैल्यू क्या होती है, k की वैल्यू होती है 1/4πε0, तो ये हो जाएगा 4πε0। यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर ली 3√3 और r², तो 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, ओवरऑल इसकी वैल्यू आ जाएगी q/2 × 3 हो जाएगा 6√3 पाई और ε0 और r²। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि e की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इतनी मिल रही है और ये वैल्यू आ रही है q/6√3 पाई ε0 r²। तो e की मैक्सिमम वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। तो इस प्रकार से अपन किसी रिंग के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड को देख सकते हैं, साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू इस तरह से निकाली जाती है। ओके, थैंक यू।